नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल को करीब 1.5 साल हो गए। 150 से ऊपर मैंने लॉन्ग वीडियोस बना दिए, लेकिन स्किन का जो सबसे कॉमन बीमारी है उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमें ये एक्नी या पिंपल्स क्यों होता है? देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे जो सेबेशियस यानी ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं उनके अंदर सूजन की वजह से हमें एक्नी होता है। लेकिन ये सूजन क्यों होता है? बहुत सालों तक ऐसा ही सोचा जाता था कि हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनके जो नाली होते हैं उनमें ब्लॉक होने की वजह से उस सेबेशियस ग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा परिमाण में ऑयल या सीबम जमा हो जाता है। उससे उस ग्लैंड के अंदर एक इंफ्लेमेटरी रिएक्शन तैयार होता है। उसके साथ क्यूटीबैक्टीरियम एक्निस बोल के एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ये सूजन पैदा होता है। लेकिन रिसेंट जितने सारे स्टडीज हुए हैं या रिसर्च हुए हैं उनमें यही पता चला है कि पहले से ही एक इंफ्लेमेटरी रिएक्शन रहता है या होता है, और उसके वजह से हमारे सेबेशियस ग्लैंड के नाली में जो सेल्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन बढ़ जाता है, जिसको हाइपर केराटिनाइजेशन कहा जाता है। और इस हाइपर केराटिनाइजेशन की वजह से ही वो नाली ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद उन ग्लैंड्स में सूजन पैदा होता है। पर जो भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी तक एक्नी या पिंपल्स को रोकने के लिए हम लोग इस हाइपर केराटिनाइजेशन को रोकने के बारे में ही सोचते थे। लेकिन अगर इस हाइपर केराटिनाइजेशन से पहले ही एक इंफ्लेमेटरी रिएक्शन रहता है, तो अगर हमें एक्नी या पिंपल्स को रोकना है या प्रिवेंट करना है तो इस इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को प्रिवेंट करने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इससे शायद आने वाले फ्यूचर में एक्नी या पिंपल्स का जो एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें कुछ बहुत बड़े चेंजेस हमें दिखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, आप सभी लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि एक्नी या पिंपल्स तो हम सभी पहचानते हैं, बस इसका एक अच्छा सा इलाज पता चल जाए और इससे ज्यादा जानने की हमें जरूरत क्या है। बिल्कुल गलत। देखिए, एक्नी की समस्या लेके हर रोज जितने सारे मरीज मेरे पास दिखाने के लिए आते हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं रहता है कि उन्हें एक्नी हुआ है। वो लोग मुझे आके कहते हैं कि सर देखिए, मुझे ये स्किन रैश हुआ है, इसमें क्या ट्रीटमेंट करना है। और मैं जब उन्हें कहता हूँ कि आपको एक्नी हुआ है तो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। सभी को लगता है कि बस यही एक्नी है। हाँ, ये एक्नी है, लेकिन ये भी एक्नी है, ये भी एक्नी है और ये भी। देखिए दोस्तों, एक्नी या पिंपल्स में हमें मेनली 4 टाइप के स्किन लेशंस दिखाई देते हैं। उनमें से सबसे छोटे वाले जो दाने होते हैं उन्हें कोमेडोन्स कहा जाता है, जो कि क्लोज्ड या ओपन हो सकते हैं। जो क्लोज्ड कोमेडोन होते हैं उन्हें व्हाइट हेड्स कहा जाता है, और जो ओपन कोमेडोन्स होते हैं उन्हें ब्लैक हेड्स भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं पैप्यूल्स, जो कि कोमेडोन्स से थोड़े आकार में बड़े साइज के दाने होते हैं, और अगर उन दानों में पीप भरा हुआ रहता है तो उन्हें पास्ट्यूल्स कहा जाता है। इसके बाद आते हैं इससे आकार में बड़े साइज के दाने, जिन्हें नोड्यूल या सिस्ट कहा जाता है। कोमेडोन्स में यूजुअली कोई पेन यानी दर्द नहीं रहता है, लेकिन उससे बड़े आकार के जो दाने होते हैं उनमें दर्द या पेन रह सकता है। कभी कभी इन दानों में हमें खुजली भी हो सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि एक्नी या पिंपल्स सिर्फ फेस में ही होता है, लेकिन नहीं। हाँ, फेस सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक्नी या पिंपल्स की समस्या हमें हमारे हाथों में, हमारे छाती के ऊपरी एरिया में, हमारे अपर बैक में भी हो सकता है, जिसको ट्रंकल एक्नी कहा जाता है। नॉर्मली तो एक्नी में हमें कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसको हम लोग क्लिनिकली देख के ही डायग्नोसिस करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर किसी फीमेल पेशेंट में एक्नी के साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ओबेसिटी, एकांथोसिस नाइग्रिकेंस, हार्सुटिज्म, ये सभी समस्या रहता है, तो हमें देखना होगा कि उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है या नहीं। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ता है। अब दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक्नी का ट्रीटमेंट मेनली डिपेंड करता है इसके सीवियरिटी के ऊपर। अब किसी पेशेंट को कितने सीवियर फॉर्म में एक्नी हुआ है ये तय करने के लिए बहुत सारे ग्रेडिंग सिस्टम, इंडेक्स या स्कोरिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन उस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। सिंपल भाषा में बताऊं तो सोचिए, अगर किसी पेशेंट में सिर्फ कोमेडोन्स है या कोमेडोन्स के साथ थोड़े बहुत पैप्यूल्स या पास्ट्यूल्स मौजूद है तो उसको यूजुअली हम माइल्ड कैटेगरी में डालते हैं। अगर किसी पेशेंट में बहुत सारे पैप्यूल्स और पास्ट्यूल्स है तो यूजुअली उसको हम मॉडरेट कैटेगरी में डालते हैं। और अगर किसी पेशेंट में बहुत सारे पैप्यूल्स या पास्ट्यूल के साथ थोड़े बहुत नोड्यूल्स या सिस्टिक लेशंस है या बहुत सारे नोड्यूल्स या सिस्टिक लेशंस मौजूद है तो उसको हम यूजुअली सीवियर कैटेगरी में डालते हैं।
अब ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताया। इसको तय करने के लिए यानी सीवियरिटी को तय करने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ों को हम ख्याल रखते हैं। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ज़रूर उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपका सीवियरिटी तय करेंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर किसी को माइल्ड कैटेगरी का एक्नी है तो इनिशियल स्टेज में हम सिर्फ टॉपिकल रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को टॉपिकल रेटिनॉइड्स नहीं दे सकते, जैसे कि प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में जिनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या फिर छोटे बच्चों में, तब उनमें हम बेंजोइल पेरोक्साइड जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए कभी भी सिर्फ एंटीबैक्टीरियल जो क्रीम्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ सकता है। अब अगर किसी को मॉडरेट कैटेगरी का एक्नी हुआ है तो उनमें हम खाने के जो एंटीबैक्टीरियल दवाई होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ टॉपिकल रेटिनॉइड्स या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल या तो फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक के साथ बेंजोइल पेरोक्साइड या टॉपिकल रेटिनॉइड्स के जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्रीम्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीवियर केसेस में अगर ज़रूरत पड़े तो हम सिस्टेमिक रेटिनॉइड्स यानी रेटिनॉइड ग्रुप्स के जो खाने के दवाई होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, टॉपिकल रेटिनॉइड्स या सिस्टेमिक रेटिनॉइड्स प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और 12 साल के नीचे के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें भी सिस्टेमिक रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। विदेशों में तो लड़कियों में सिस्टेमिक रेटिनॉइड्स यूज करने के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, जैसे कि इस दवाई को स्टार्ट करने से पहले नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट का होना ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तभी इस दवाई को स्टार्ट किया जाता है, और जब ये दवाई पहले 1 महीने के लिए चलता है उस दौरान कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, करना ही होगा। और 1 महीने के बाद फिर से एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है तभी दूसरे और 1 महीने के लिए इस दवाई को फिर से दिया जाता है। और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद है। हमारे देश में तो ये उस तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हम डॉक्टर्स जितना हो सके कोशिश करते हैं इसको फॉलो करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक्नी का ट्रीटमेंट उतना आसान नहीं है कि कोई भी कुछ भी दवाई एक्नी के लिए खुद से ले सकता है या खुद से कुछ भी क्रीम लगा सकता है। तो अगर आपको एक्नी या पिंपल्स होता है तो कभी भी खुद से कुछ भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपको एक्नी हुआ है या पिंपल्स हुआ है तो हमेशा किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।